हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने क्लास 10th का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसका फर्स्ट चैप्टर देखे थे, जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने कल इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को उसमें जो भी निबंध था उसको समझाए थे। उसमें का आज जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न हम लिख भी दिए हैं बोर्ड पे। फर्स्ट प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? यानी बाबा साहब कहते हैं आज के विडंबना क्या है, उसके स्वरूप क्या हैं। चलिए इसका उत्तर है जो भी हम पढ़ देते हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि आज इस युग में भी जाति के आधार पर कामों को बांटा जा रहा है, श्रमिकों को बांटा जा रहा है, इसका कोई कमी नहीं है। तो वहीं लेखक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। यानी यह बात नहीं है केवल जाति प्रथा को बांट दिया गया है। जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम को बांटा गया है वह एक ऊंच नीच का भी इसमें रोल अदा करता है। जैसे कोई छोटा काम करता है तो उसको छोटे नज़र से देखा जाता है, उसको नीच जाति को समझा जाता है। और प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी कि जो जिस जात का है उसी के आधार पर कामों को बांटा गया था। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। वीडियो रोककर आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी कि भीमराव अम्बेडकर इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जातिवाद के आधार पर जो श्रम को बांटा गया है उसका क्या तर्क है, उस समय क्या लोगों ने सोचा होगा। तो इसका उत्तर होगा जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, यानी आज का समाज भी आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। यानी कुशलता के लिए श्रम विभाजन, कामों का बंटवारा आवश्यक मानता है कि जाति के आधार पर ही होना चाहिए। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यह उस समय की बात है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज टैलेंट के हिसाब पर कहीं भी काम मिल जाता होगा, लेकिन उस समय ये सब कुरीतियाँ थी हमारे समाज में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं, या लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं, इसी के बारे में बताना है। तब बाबा साहब क्या कहते हैं कि श्रम जो है जाति प्रथा के आधार पर ना होकर उसके टैलेंट के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसमें जो सकुशल हैं, जो काम कर सकता है, जिसके पास जो टैलेंट है, उसी के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए। इन्हीं सब बातों से बाबा साहब की आपत्तियां हैं। तो चलिए उसी को लिख दिए हैं, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो यहाँ से उत्तर होगा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। यानी जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, अर्थात जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया है कि तुम लोहार हो, तुम्हें लोहा का ही काम करना है, तुम बढ़ई हो, तुम्हें लकड़ी वाला ही काम करना है। तो वही कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ इस प्रकार हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यानी उसके कुशलता के आधार पर श्रम को नहीं बांटता है। यह सब आपत्तियाँ हैं बाबा साहब, इन्हीं सब आपत्तियों के बारे में वर्णन किया है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। यानी भीमराव अंबेडकर ने इस प्रश्न के माध्यम से पूछने का प्रयास किया है कि जो प्रथा हमारे देश में चल रही है जाति प्रथा, उसका स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती हैं। तो इसका यही उत्तर होगा कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अपने टैलेंट के अनुसार काम चुनना चाहता है तो उसको यहाँ काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जाति प्रथा है, जाति के आधार पर उसको काम करना पड़ेगा।
तो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता के विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें बताए हैं अम्बेडकर साहब ने कि जब गर्भ में रहता है उसी समय उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। किसी का पेरेंट्स हैं वह खेतों में काम करते हैं तो उसका जो भी संतान होगा वह खेतों में ही काम करेगा। तो वही बाबा साहब कहते हैं इसमें मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, इसमें मनुष्य के निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। फलस्वरूप मनुष्य उसी पेशे में जीने मरने पर विवश हो जाता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ देते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती हैं? तो जाति भारतीय समाज में, यहाँ से उत्तर होगा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य के निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है और मनुष्य उसी पेशे में जीने मरने पर विवश हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो रोक कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे? यानी कि साबित करना है कि जो प्राचीन काल में जो जाति प्रथा चल रही थी और श्रम विभाजन, उसमें बहुत ज़्यादा बेरोजगारी था। जैसे उस समय जाति के आधार पर कामों को बांटा गया था और जो जिस जात में जन्म लेता था उसी प्रकार को उसको काम मिलता था, इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी। इसी बात को प्रूव करना है। तो चलिए इसका उत्तर है जो हम पढ़ देते हैं, है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे? तो यहाँ से इसका उत्तर है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि हिंदू समाज की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती थी जो उसका पैतृक पेशा न हो। पैतृक पेशा का मतलब जैसे दादा परदादा या जो पेरेंट्स करते हैं वो उसका पैतृक पेशा है। तो जाति का जो भारत का हिंदू समाज था वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती थी जो उसका पैतृक पेशा न हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योग गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो आप लोगों को निबंध में बताए भी थे, कल समझाए भी थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा माना है, ऐसा ही भी है कि मनुष्य की जो भी कार्य दिया जाता है उसकी रुचि पर आधारित होना चाहिए। अगर ऐसा किसी को काम दे दिया जाए जहाँ ना उसको दिल लगता हो ना दिमाग, तो उस कार्य में उसको कुशलता प्राप्त ही कभी नहीं होगा क्योंकि उसके रुचि पर आधारित नहीं है, उसमें वो काम करना नहीं चाहता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि जाति के आधार पर कार्य को बांट दिया गया है और उसमें जो भी काम करने का मन नहीं है वो भी काम करना पड़ेगा क्योंकि वह उसका पैतृक पेशा है। चलिए पढ़ दे रहे हैं एक बार। लेखक आज के उद्योग गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना है और क्यों? तो यहाँ से उत्तर है, लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित काम को माना है। यानी लोगों को जो निर्धारित काम दे दिया जाता है उसका जो पैतृक पेशा है उसी में उसको लगा दिया जाता है, मानते हैं। क्योंकि अरुचि और विवशता, उसमें उसका काम करने का मन नहीं है फिर भी उसका पैतृक पेशा है, करना पड़ेगा क्योंकि अरुचि और विवशता वाले काम को मनुष्य टालने लगता है। और ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कैसे कुशलता प्राप्त करेगा? तो इसमें ये था, आप लोग वीडियो रोक कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? यानी क्या क्या इसमें बुराइयां हैं जिसे इसे एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे श्रम जाति के आधार पर दे दिया था, यानी श्रम का विभाजन कर दिया था जाति के आधार पर। उसके बाद जो उसकी स्वेच्छता पर निर्भर नहीं करता था, यानी श्रम का चुनाव नहीं हो पाता था, जो उसका पैतृक पेशा है उसी में वो लग जाता था, वैसे काम उसको दे दिया जाता था जिसमें उसका ना दिल लगता था और ना दिमाग। तो चलिए इसमें जो प्रश्न है उसको पढ़ देते हैं। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो यहाँ से उत्तर है,
लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम, यानी उसका मन नहीं है फिर भी ऐसा श्रम यानी काम दे दिया जाएगा, श्रम विभाजन। बढ़ती बेरोजगारी, जिसके कारण पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि विवशता, यानी कि बिना रुचि का भी काम दे दिया जाता था क्योंकि उसका पैतृक पेशा था। अरुचि विवशता, श्रम का चुनाव, यानी उसके टैलेंट के अनुसार उसको काम चुनने की अनुमति नहीं दी जाती थी। वास्तविक लोकतंत्र, यानी बाबा साहब ने माना है कि भातृत्व भावना, यानी भाईचारे की तरह, पानी के मिश्रण की तरह हमारा समाज हो, हमारा भातृत्व भावना हो, उसे वास्तविक लोकतंत्र माना है। तो ये वास्तविक लोकतंत्र इत्यादि को क्या हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। चलिए आप लोग रोक कर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो लेखक ने बताया है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कैसे हो सकती है, जब समाज में एकता हो, सब मिलजुल कर रहे, दूध पानी के मिश्रण की तरह हमें भाईचारे की भावना हो, हमारे सहपाठियों के प्रति श्रद्धा हो। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र माना है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो यहाँ से उत्तर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए, हमें समाज में दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। चलिए वीडियो को रोककर आप लोग लिख सकते हैं। तो यह इसमें का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसको समाप्त कर दिए। अब अगले वीडियो में हम लोग इसमें का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। हम ये जो क्लास 10th का हिंदी का बुक पढ़ा रहे हैं, इसमें एक काव्य खंड से होगा और एक गद्य खंड से होगा, यानी कहानी और एक कविता पढ़ाते चलेंगे। इससे पहले हम एक कहानी पढ़ा दिए हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, आज ये दूसरा था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।